अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सुनिए। इंडिया में लगभग हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, टीचर सीरियस नहीं है। लेकिन वही बच्चा जब 12वीं पास करता है तो यही पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, जैसे आईआईटी, एनआईटी, एम्स, डीयू, बीएचयू। ऐसा क्यों? कि स्कूल एजुकेशन में पेरेंट्स को गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जबकि कॉलेजेज में गवर्नमेंट पे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा भरोसा है। क्या कॉन्ट्रडिक्टरी सोच क्यों है? क्योंकि इंडिया के जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उनने अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रखा है, जबकि जो स्कूल्स हैं वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों, इसी कमजोरी पे नेपाल के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं श्री बालेन शाह जी ने उनने सीधा अटैक किया। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में ऐसे रिफॉर्म किए हैं जिससे कि पूरे साउथ एशिया में चर्चा है, और सब यही कह रहे हैं कि दिस इज द रियल एजुकेशन रिवॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने क्या नए रिवॉल्यूशंस, क्या नए रिफॉर्म किए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजनीश कर्ण और मैं पिछले 25 सालों से एजुकेशन सिस्टम में बहुत क्लोजली काम कर रहा हूं, और अभी तक मैंने 70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उनके कैरियर शेप करने में मदद की है। आज का टॉपिक सिर्फ एजुकेशन नहीं है, ये एक नेशन बिल्डिंग का सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि एक कंट्री की असली ताकत आर्मी से ज़्यादा वहाँ के स्कूल और वहाँ के टीचर्स पे डिपेंड करती है। अब आइए जानते हैं कि नेपाल का मॉडल क्या है। जो नेपाल के जो नए पीएम हैं श्री बालेन शाह जी ने उनने ऐसे क्या रिफॉर्म किए। नेपाल के भी एजुकेशन सिस्टम में यही समस्या थी कि जो सरकारी स्कूल थे उसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, टीचर सीरियस नहीं थे, रिजल्ट्स खराब हो रहे थे, जो बेसिक एमिनिटीज जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो बेसिक एमिनिटीज नहीं थी। मतलब एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत खराब था। उनने आते ही सबसे पहले देखा और एक बहुत अच्छा सा एक स्टेटमेंट ये दिया कि किसी भी देश का विकास रोड से नहीं, स्कूल से स्टार्ट होता है। और उनने 4 मेजर रिफॉर्म किए। वो 4 मेजर रिफॉर्म कौन कौन से हैं? उनने जो सबसे पहला रिफॉर्म किया कि स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी। उन्होंने कहा, देखा और उन्होंने कहा कि अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही तो सिर्फ टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, स्कूल के प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी जिम्मेदार होंगे। इसका मतलब एक्सक्यूज नहीं चलेगा। दूसरा जो उनने मेजर रिफॉर्म किया वो है सरप्राइज इंस्पेक्शन। अभी तक क्या होता आया है कि जब कभी स्कूल में इंस्पेक्शन होना होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन स्कूल को पहले से चली जाती है, जिससे कि स्कूल जो है उस इंस्पेक्शन की पूरी तैयारी कर लेते हैं। वो सारे टीचर्स को बुला लेते हैं, जो बच्चे हैं उनको भी पकड़ के ले आते हैं, सारे क्लासरूम्स प्रॉपरली क्लीन हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर छोटी मोटी कोई कमी है तो उसको तुरंत के तुरंत पूरा भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये इंस्पेक्शन जो है वो सरप्राइज हुआ करेंगे, पहले से कोई इंफॉर्मेशन स्कूल्स को नहीं जाया करेगी। मतलब स्कूल जो है वो पर डे उसी तरीके से ऑपरेट करेंगे जैसा कि आज ही उनके यहाँ इंस्पेक्शन होने वाला है। इससे जो फेक अटेंडेंस है वाली जो एजुकेशन है उस पर लगाम लगेगी। तीसरा जो है उनने कहा बजट ट्रांसपेरेंसी। मतलब जो स्कूल के लिए पैसा आया है वो स्कूल के लिए है, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए नहीं है। इसके लिए उनने बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैकिंग और ऑडिट सिस्टम बनाया। चौथा जो उनने मेजर रिफॉर्म किया वो है कोचिंग कल्चर पे रोक लगाई। कोचिंग कल्चर जो है उन्होंने बताया कि किसी भी सूरत में जो कोचिंग सिस्टम है वो स्कूल के एजुकेशन को रिप्लेस नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि विल नॉट अलाउ कोचिंग्स टू रिप्लेस स्कूल्स। मतलब अगर स्कूल का एजुकेशन प्रॉपर होगा तो कोचिंग पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इनने ये जो 4 मेजर रिफॉर्म किए। अब अगर हम इंडिया की रियलिटी देखें तो जब नेपाल जैसा छोटा देश इतने सारे रिफॉर्म कर सकता है अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो इंडिया क्यों नहीं? इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में स्पेशली जो प्रॉब्लम्स है वो मेजरली 5 है। सबसे पहला क्या है? वो है मॉनिटरिंग बहुत कमजोर है। टीचर्स स्कूल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्लास लग रही है, नहीं लग रही है, ये प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा गैप है। बहुत सारे सरकारी स्कूल्स में बेसिक एमिनिटीज, क्लासरूम्स नहीं है। इवन कुछ क्लासरूम्स में बच्चों के बैठने के लिए टेबल चेयर तक नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, स्पोर्ट्स के ग्राउंड नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, लैब्स नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा गैप है।
तीसरा जो है, टीचर की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। कई सारे स्कूल्स में एक एक टीचर को मल्टीपल क्लासेज लेनी पड़ती हैं साइमल्टेनियसली। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सरकारी काम है, कोई सर्वे का काम हो रहा है या फिर इलेक्शन है, तो उसमें स्कूल के टीचर्स को भी की भी ड्यूटी लगा दी जाती है। चौथा जो है, आज भी टीचर जो है वो आउटडेटेड टीचिंग मेथड को फॉलो कर रहे हैं। वही क्लासरूम्स में वो सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस कर रहे हैं, बच्चों के लर्निंग या स्किल्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स का जो है वो स्कूल पे, सरकारी स्कूल पे से स्पेशली ट्रस्ट पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। अब अगर कुछ चीजों पे अगर हम सोचें कि ये कोचिंग सिस्टम है, ये वास्तव में जरूरत है या फिर ये एक तरीके का बिजनेस है, तो दोस्तों कोचिंग की शुरुआत तो हुई थी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह, लेकिन आज जो है कोचिंग एक तरीके का $1 मिलियन बिजनेस बन चुका है। इसका इफेक्ट देखिए कि बच्चों पे स्ट्रेस, पेरेंट्स पे फाइनेंशियल बर्डन, जो गरीब बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं। आज जो है एजुकेशन लर्निंग से ज्यादा जो है वो रेस बन गया है, और ये सिस्टम जो है धीरे धीरे देश को कमजोर कर रहा है। अब हमें मतलब इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को भी नेपाल जैसा सोचना चाहिए कि अगर नेपाल जैसा देश इतने सारे रिफॉर्म कर सकता है तो इंडिया भी कर सकता है। अब हमको क्या क्या रिफॉर्मेशन लाना चाहिए? इसमें जो सबसे पहला है कि गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। खासकर जो बेसिक फैसिलिटीज हैं कि क्लासरूम्स जो हैं वो क्लासरूम्स प्रॉपर होने चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, लैब्स होने चाहिए। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हर स्कूल के लिए गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा जो है, टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। इसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को सख्ती से लागू करना पड़ेगा, जिसमें कि टीचर की अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक के माध्यम से होगी, और बायोमेट्रिक के साथ साथ जियो लोकेशन भी टैग हो जाए, जिससे कि टीचर स्कूल टाइम पे आए, क्लासेस प्रॉपरली लग पा रही हैं नहीं लग पा रही हैं। इसके लिए मंथली परफॉर्मेंस रिव्यू होना चाहिए। अगर कोई टीचर प्रॉपरली इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो स्ट्रिक्ट एक्शन भी होना चाहिए। तीसरा जो है, टीचर्स की ट्रेनिंग करानी होगी कि टीचर्स जो है वो जो मॉडर्न टीचिंग मेथोलॉजीज हैं या डिजिटल लर्निंग है इसको सीख पाए और उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। चौथा जो है, जो अब स्कूल एजुकेशन है वो आउटकम बेस्ड होना चाहिए। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP 2020, उसमें इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है कि जो नया एजुकेशन सिस्टम होगा वो एग्जामिनेशन फोकस्ड नहीं होगा, बल्कि वो बच्चों के लर्निंग और स्किल्स फोकस्ड होगा। मतलब टीचर्स को भी शिफ्ट होना होगा कि सिलेबस कंप्लीट करने से ज्यादा बच्चों की लर्निंग और स्किल्स पे फोकस करें। पांचवा एक और इम्पॉर्टेंट है कि कोचिंग को रेगुलेट करना पड़ेगा, कि कोचिंग में जो है फीस कंट्रोल होगा, टाइम का कंट्रोल होना चाहिए। जो कोचिंग वाले फेक एडवर्टीजमेंट करते हैं उस पर लगाम कसनी होगी। जो टीचर्स कोचिंग में पढ़ाते हैं उनका भी एक जो एजुकेशन है, एलिजिबिलिटी है, उसको चेक करना होगा। दोस्तों एक बात याद रखें कि जब तक गवर्नमेंट स्कूल स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक इक्वालिटी नहीं आएगी, और इक्वालिटी के बिना डेवलप्ड इंडिया पॉसिबल नहीं है। अगर स्कूल स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली कोचिंग पे से डिपेंडेंसी जो होगी वो कम होगी। नेपाल के जो PM है श्री बालेन शाह जी ने, उनने तो ये साबित कर दिया कि एजुकेशन इज नॉट एन एक्सपेंस, एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट। अब इंडिया को भी यही सोच अपनानी पड़ेगी कि देश की असली सुपर पावर जो है वो है स्ट्रांग स्कूल, स्ट्रांग टीचर्स एंड स्ट्रांग स्टूडेंट्स। अगर आप भी चाहते हैं कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें गवर्नमेंट स्कूल मस्ट इम्प्रूव। दोस्तों अगर आपको अपने कैरियर से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है, जहां पे आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप हमें स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर 9183201915 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या 1-to-1 काउंसलिंग के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। मुझे आपके कैरियर शेप करने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और हमें कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस टॉपिक पे मैं नया वीडियो बनाऊं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।